सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। बताओ बहुरिया कैसी हो? ठीक है बुआ, ठीक हो? हाँ बहुत। अभी भाई बहुत ही क्या है ना जी, विशेष दिन है, माता का दिन है। और आज हम कहें कि हमारे कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे स्पेशल विशेष दिन भी हम लेकर आए हैं। लेकर आई हो या है? देखो विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। हम जो लेकर आए हैं वो तो ये है कि भाई थोड़ा सा व्यंजन लेकर आए हैं, थोड़ा सा व्यंजन का दिन है, तो वो बताएंगे, है ना? और बुआ एक बात और कि जैसे व्रत का समय तो चल ही रहा है, हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी सखियां हैं, वो 9 दिन व्रत रख रही हैं। भाई तो... देखो हाँ रुक जाओ, ये तो गलत हो जाएगा। भाई बंधु हमारे वो भी रहते हैं, ऐसे ना नाराज कर दो उन्हें। भाई हमारे भतीजे और बिटवा लोग भी बड़े अच्छे हैं, वो लोग भी उपवास रखते हैं अपनी बीवियों के संग, बहनों के संग, मम्मी के संग, पापा के संग। तो बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं। तो बताने क्या जा रही हो? अच्छे बताओ। वही बताने जा रहे थे कि भाई ये इतना जो लंबा उपवास है, तो उसमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें आप, ये भी हम बात करेंगे। अच्छा, हमें लगा तुम अभी यही बताने जा रही हो, तो हमने कहा भाई पहले विषय बता दो, तब ये बात बताना कि किन किन चीजों का ख्याल रखें, है कि नहीं? तो हम लेकर हाजिर हैं व्यंजन विधि। तो समझ गए सब लोग उपवास में किस बात का ख्याल रखें, ये भी बता दिया मन्नो बहुरिया ने। सखी विशेष में आज हम किसको लेकर हाजिर हैं भाई? वीरांगना राजेंद्र कुमारी जी को। और जैसे तुमने कहा कि खास दिन है, तो विश्व रेबीज दिवस है। ये सब हमारे साथियों ने भी खूब लिखकर भेजा है। और आज सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला दिन है। हाँ, और बुआ आज का दिन एक बात और है बहुत जो कि खास है, वो है आज शहीद भगत सिंह जो थे, वीर भगत सिंह, अभूतपूर्व साहसी थे, बिल्कुल। उनका जन्म दिवस है जी, तो उन्हें हम नमन करते हैं। और हमारे सभी साथी जानते हैं कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह आज मतलब देश के लिए 23 मार्च को हंसते हंसते शहीद हो गए थे। और 23 मार्च को शहीद दिवस इसीलिए मनाया जाता है। लेकिन आज जन्मदिन है तो हम नमन करते हैं, और हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है, श्रद्धांजलि दी है। और जब सेनानियों की बात आती है तो हम जाहिर है कि सखी विशेष में बात करते हैं आज के दिन वीरांगना की, है ना? जी हाँ बुआ, तो आज हम हमीरपुर जिले में एक क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर जबरदस्त आंदोलन किया था, और वो थी राजेंद्र कुमारी। और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से थी ये, मगरोट गांव से। साधारण महिला थी राजेंद्र कुमारी जो थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। उन्होंने पर्दा प्रथा के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की और महिलाओं को भी इस बात के लिए प्रेरित किया था। यही तो हम कह रहे हैं, और यही हमारे साथी भी कह रहे हैं कि वीरांगना राजेंद्र कुमारी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मंगरौट गांव की रहने वाली, पर्दा प्रथा की विरोधी, गांव की महिलाओं में पर्दा प्रथा के खिलाफ जोश भरा था। तो भाई मंगरौट बड़ा छोटा सा गाँव है, लेकिन वहां से इस तरह से एक क्रांति का स्वर उठना बहुत बड़ी बात है। शादी के बाद राजेंद्र कुमारी जब अपने ससुराल पहुंची तो उन्होंने घूंघट प्रथा के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। अब बड़ा मुश्किल था, लेकिन कई महिलाओं के साथ मिलकर इस प्रथा को समाप्त कराने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। और जाहिर है कि बड़ा मुश्किल था, क्योंकि साल 1921 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके पति दीवान शत्रुघ्न सिंह ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब राजेंद्र कुमारी ने अंग्रेज अफसरों की इस कार्रवाई के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने बुआ अपने सारे जो बहुमूल्य गहने थे वो भी बेच दिए, और पति को जेल से छुड़ाने के लिए समूचे जो क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में घर जा जाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए लोगों को तैयार किया। ये बहुत मुश्किल काम है बहुरिया, है ना? और ऐसा करके उन्होंने अपने क्रांतिकारी पति को जेल से रिहा करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बनाया। और इस दौरान उनके जीवन में कई कठिन पल भी आए बुआ जी, जैसे कि यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र को भी खो दिया। लेकिन फिर भी वो इस आंदोलन पर डटी रही, और उनकी इस बहादुरी को देखकर अंग्रेजी हुकूमत भी घबरा गई।
बहुत हिम्मत वाली थी, क्योंकि एक बार अपने लाल को खोने के बाद इस तरह से वही जज्बा बनाए रखना इतना आसान नहीं होता है। देश की आज़ादी के बाद राजेंद्र कुमारी जी ने चुनावी भी दंगल पार किया, विधानसभा तक पहुंची। पार्टी के सम्मेलन के दौरान ये क्रांतिकारी महिला कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू के संपर्क में आई, और फिर उसके बाद उनसे जब मिली तो उसके बाद उन्होंने हमीरपुर में कमेटी गठित की, और फिर उनको मतलब कमेटी क्या गठित की गई, बल्कि उन्हें वहाँ की पूरी कमान सौंप दी गई जिला कांग्रेस की। और साल 1930 में अंग्रेज सैनिकों की मौजूदगी के में राजेंद्र कुमारी ने तिरंगा फहरा दिया था, जिसके लिए उन्हें फिर बाद जाहिर है गिरफ्तार कर लिया गया। और साल 1958 में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मोहदा विधानसभा सीट के उपचुनाव हुए, और जिसमें पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत का सेहरा वीरांगना राजेंद्र कुमारी के सिर बंधा, ये कह सकते हैं। और वो इस जिले की पहली महिला थी जिनके चुनाव में गांव की महिलाओं ने भी चुनाव का प्रचार प्रसार किया था। भाई देखो, हमेशा से वो प्रेरित करती रही, तो जाहिर है कि उन्हें भी सहयोग और पूरा कहना चाहिए समर्थन मिलना ही था। और उस जमाने में जब अंग्रेजों का जमाना था तो घूंघट लेने की प्रथा तो थी ही, जिसे लेकर राजेंद्र कुमारी ने उससे बाहर आना, इन सब के लिए बहुत आंदोलन किया, और बहुत कहते हैं ना कि बहुत जीवट के साथ लड़ी। और इन्होंने जाहिर है कि जब इस सब तरह का काम करेंगी तो उन्हें वीरांगना का खिताब भी दिया गया। ऐसी बहादुर वीरांगना को हमारा शत शत नमन है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती
बुआ जी, हम्म। जैसे कि कहते हैं कि पशु जो होते हैं वो ममता दुलार सब समझते हैं ना। हाँ, बहुत और ज्यादा। कहते हैं कि हम भी उनसे बहुत स्नेह करते हैं। वो मतलब हम्म। ये कह सकते हैं कि बेजुबान जो जानवर होते हैं वो उनका मतलब उनको अगर हम छूते हैं या उनसे अगर उनको हम देखते हैं तो एक अलग ही प्यार उमड़ता है ना। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा भी है कि ऐसे जो जानवर हैं जो कि काटते हैं ना, हम्म। तो कुछ ऐसे जो नहीं, खतरनाक काटते हो नहीं है, सकते ऐसे ना हैं। कहना। हाँ, मतलब कभी कभी काट कभी लेते हैं कभी भाई। काटते हैं तो हाँ। कुछ हम बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि आज विश्व रेबीज दिवस भी है, तो हम बहुत से जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं बिल्कुल, ना। ये तो जानलेवा भी हो जाती है और इसीलिए तो 28 सितंबर के दिन को इसको मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन विख्यात फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पाश्चर की पुण्यतिथि होती है। और लुई पाश्चर ने बहुत सारे अनुसंधान किए थे, शोध किया, और उनकी टीम ने साल 1885 में पहली बार रेबीज के खिलाफ वैक्सीन बनाई थी। रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है। जब कोई संक्रमित जानवर, खासकर कुत्ता, हम्म। इंसान को काटता है तब ये रेबीज संचारित हो सकता है। ऐसे ही संक्रमित जानवर किसी दूसरे जानवर को अगर खरोंचता है तब भी उसे रेबीज हो सकता है। हम्म। जानवर के लार से भी ये जो कहना चाहिए ये या अन्य जानवर तक ये पहुंचता है, और इंसान के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हाँ, अगर ये लार उसके संपर्क में आ जाते हैं तो भी ये संक्रमण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और इसके प्रारंभिक लक्षणों की अगर हम बात करें, बुखार आना और जहाँ काटा गया है वहाँ झुंझुनी होना, इसके बाद हिंसक गतिविधि होने लगती है, अनियंत्रित उत्तेजना होती है, और पानी से डर लगने लगता है, एक भ्रम की स्थिति हो जाती है, और फिर मतलब बहुत तरीके की समस्या उठ जाती है जिसको कि सुन के भी बिल्कुल रूह कांप जाए, है ना। फिर लगभग होश सा खो देता है जो संक्रमित व्यक्ति होता है। और ये जो संक्रमण है, रोग संक्रमण और लक्षणों की जो शुरुआत होती है ना, हाँ, उसके बीच की अवधि जो होती है, मतलब एक हमें हफ्ता। लक्षण दिखाई देते हैं 1 हफ्ते से 3 महीने तक ये हो सकती है। तो जानवर के काटने के बाद अगर कुछ प्रारंभिक उपचार कर लिया जाए, जैसे कि साबुन पानी से उस स्थान को धो दें, या फिर डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उससे हाँ, अगर हम धो दें, या फिर कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगा दें, हाँ, तो हाँ। काफी हद तक हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन भाई देखो मन्नो बहुरिया, ऐसा है ना कि ये बड़ा खतरनाक है चूंकि, और अब सब लोग बड़े जागरूक भी हो गए हैं, हमारे सभी श्रोता बंधु। तो इस बात का ख्याल करें कि जैसे ही ये हो तो चिकित्सक के पास चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये प्राथमिक उपचार आपने कर भी लिया मान लो, तो ये निश्चिंत ना हो जाइए कि आप सब कुछ ठीक है ना। ये जैसे कि आपके पास चिकित्सक बहुत दूर हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन भाई ख्याल रहे, क्योंकि एक ऐसा वायरस इन्फेक्शन है जो आमतौर पर जानवरों के काटने से फैलता है। हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि कई जानवरों के काटने से इस बीमारी के वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पालतू जानवर के चाटने या खून का जानवर के लार से सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है। जानलेवा रोग है जिसके लक्षण बहुत देर में नजर आते हैं। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो जानलेवा साबित हो जाता है। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बिल्कुल। और ये गीत सुन ले। अरे लेकिन एक बात और है। देखो, एंटी रेबीज का टीका हमारे साथी ने बहुत अच्छे मतलब फोटो के साथ भेजा है। अच्छा। कि छोटे पिल्ले यानी कुत्ते के बच्चे को लगाना चाहिए 3 महीने के अंदर। हर 3 साल बाद एंटी रेबीज की अतिरिक्त डोज भी लगवानी चाहिए। तो ये तो जानकारी भेजी है। और हम जो फोटो की बात कर रहे थे, हमारे बहुत सारे साथी जो फेसबुक से इस समय जुड़े हैं मन्नो बहुरिया, बड़े परेशान हैं। उन्हें खुद का भी जो संदेश भेजा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई उसमें एक रेलेवेंट लिखकर जो आ रहा है, उसके नीचे छोटा सा एरो बना हुआ है निशान, उस पर आप जब उंगली लगाएंगे यानी उसे टिक करिएगा तो 3 लिख के आएगी चीजें, रेलेवेंट, न्यूएस्ट यानी नया, और ऑल कमेंट्स। तो न्यूएस्ट जो बीच वाला है उस पर अगर आप टिक कर देंगे, यानी कि उसको टच कर लीजिए, छू लीजिए, तो आपको लगभग सारे जो संदेश आप लोगों ने भेजे हैं, जो आपके साथियों ने भेजे हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं, जो हम उन्हें प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो सब आप देख सकते हैं। तो इतना परेशान ना होइए। और वैसे तो भाई हम तो बातचीत कर ही रहे हैं, गाना सुना रहे हैं, सुनिए, है कि नहीं। खुशियाँ
यही तो हम कह रहे हैं कि खुश मतलब हंस तू हरदम, लेकिन अब भाई कमेंट्स ही नहीं दिख रहे तो कैसे आदमी खुश रहे, कैसे हंसे, ये बताओ तो हमें जरा। हैं? बुआ जी हाँ। क्या है ना कि ये जैसे आपने पहले ऑप्शन बताया है जो हाँ। ना, वैसे ही करेंगे तो ही आएगा, और जैसे मैं कर लो, भी रही हूँ तो मुझे तो मिल रहे हैं मिल रहे सारे हैं, लेकिन संदेश। हमारे साथी लिख रहे हैं कि उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो भाई जो पोस्टर है उसके नीचे जब कमेंट्स वाला जो बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, जब आप खुद कमेंट्स लिखने के लिए उस पर टिक करते हैं तो आप देखिए जो लाइक वाला बटन है ना, लाइक वाला जो बना हुआ है चिन्ह, उसके नीचे लिखा हुआ है मोस्ट रेलेवेंट, और उसके बगल में छोटा सा एरो है, उस पर आप टिक करेंगे। मोस्ट रेलेवेंट, न्यूएस्ट, ऑल कमेंट्स तीनों लिख कर आ रहा है, और मोस्ट रेलेवेंट वाले पर नीला टिक है, यानी कि वो कह सकते हैं कि चुन लिया गया है। लेकिन आपको फिर न्यूएस्ट के सामने जो खाली बिंदु है उस पे आप उंगली रख दीजिए अपनी, फिर देखिए सारे कमेंट्स आने लगे। कीजिए तो आ जाएंगे। मतलब आपके बाएं हाथ का खेल है ना? हाँ, वो हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि हाँ जी हाँ, बार बार न्यूएस्ट तक जाना पड़ रहा है, अच्छी कसरत है। ये ऐसा लिख रही है। बहुत मेहनत पड़ रही है, कोई बात नहीं। मेहनत पड़ रही अब त्योहार चल रहे हैं तो मीठा मीठा कुछ खा लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी तो बहुरिया ये भी बताएंगी कि हल्का हल्का खाइए। अब हमें तो नहीं समझ में आ रहा भैया, हल्का खाया जाए कि थोड़ा भारी भारी खाया जाए? बस बुआ खाना है, हल्का भी खाइए, बीच बीच में थोड़ा भारी भी खा लीजिए। खा लें, चलो ये बात हुई ना। तो इस बात की सूचना सब तक पहुंच गई। और क्योंकि आज का जो दिन है वो भी बड़ा खास है कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी IDUAI है। जी हाँ, ये है जैसे कहते हैं ना बुआ कि अगर कोई जानकारी हम किसी को दे रहे हैं तो वो सही है, ये और उचित माध्यम से अगर मिली है तो हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं ना। और अगर इस तरह की कोई भी सूचना हमें किसी को देनी हो तो उसकी पुष्टि जरूर कर लें, अगर हम भी कोई सूचना दे रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई कोई भी बात ऐसे ना बता दिया करो, खूब जांच परख के, क्योंकि हमारे श्रोता जो हैं हम पर बहुत भरोसा करते हैं। तो भाई यहाँ से जब भी कोई बात ऐसी निकले तो ऐसी रहे कि बिल्कुल आंख मूंद के आदमी विश्वास कर ले, तो जो बताए वो इतनी पुष्टि कर ले भाई, है कि नहीं? बिल्कुल। तो यही है वो कि जो सूचना का आदान प्रदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सूचना तक पहुंच के महत्व और मानव के अधिकारों का दावा करने के लिए और सतत विकास में इसके महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने IDUAI यानी कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। यानी इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू ना, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सल एक्सेस यानी सार्वभौमिक पहुंच। तो ये हो गया कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो इसको मनाइए। और साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है यूनेस्को के महासम्मेलन में एक प्रस्ताव आया और फिर जाहिर है कि इसे घोषित कर दिया गया कि इसको मनाया जाए। बिल्कुल। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने में योगदान करने के लिए जो सरकार है, नागरिक समाज और लोगों को एकजुट करना, साथ ही जो विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से ये जो स्थायी समाधान है वो तेजी करना, मतलब उसमें तेजी लाना, ये इसका उद्देश्य है। बिल्कुल, मतलब कोई भी काम जो हो वो सही तरीके से हो और उसमें गति भी बनी रहे तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? बिल्कुल। अब हमें बात तो बतानी है लेकिन पता लगा हम 1 महीने बाद बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सूचना का जो सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि जानकारी खोजने, प्राप्त करने, प्रदान करने का अधिकार है। और एक तरीके से एक ये भी है कि प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार से भी लगभग जुड़ा हुआ है ना? क्योंकि जो मीडिया है या जैसे प्रेस हम कहते हैं वो जनता के हित के बारे में बात करता है, उनके मुद्दों के बारे में बात करता है, सूचना देता है। तो इन सब के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रेस। तो जाहिर है कि ये सूचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज का दिन जो है तो इसीलिए शायद मनाया जाता है। और बुआ जी ये समझना भी बेहद जरूरी है कि विश्वसनीय सूचना तक पहुंच से हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। और इसके विपरीत अगर गलत सूचनाएं, अफवाहें कई तरीकों से मतलब भारी पड़ सकती हैं। बिल्कुल। हमें न्यूज़ के रूप में निष्पक्ष, विश्वसनीय और स्वतंत्र जानकारी की जरूरत होती है। जैसे हम सामान्य चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज को अनुकूल बनाते हैं, वैसे ही सूचना का अधिकार लचीले भविष्य को सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों का केंद्र होना चाहिए।
और भाई धीरे देखो क्या होता है कि ये सब चीजें जो हैं वो इसीलिए हैं कि धीरे धीरे हमें पारदर्शिता बनी रहे और हमें जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए हमारे अधिकारों के बारे में हमें जानकारी हो, नियम वगैरह भी पता रहते हैं, वो सब तो हम प्रसारित करते हैं, लेकिन अधिकार जानना बहुत जरूरी है। या हमने कुछ काम दिया है कहीं भी संगठन में कहीं पर भी, तो वो किस स्थिति में है, उस पर क्या कार्यवाही हुई, क्या परिणाम आया है, ये सब हमें जानने का हक है। या कोई कौन उस पर कार्यवाही कर रहा है। तो हमारे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया और इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी विभाग से जानकारी ले सकता है और यह अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है। अब जाहिर है कि कोई भी चीज आप छुपी नहीं रख सकते, है ना। तो लोगों को भी निश्चिंतता हो जाती है कि अच्छा भैया ये फाइल चली हुई है, इतने दिन में वहां पहुंच गई है, या फलां के संग ये हुआ था, हमारे संग क्या हो रहा है और किसने क्या क्या लिखा। तो इसी को कहते हैं आरटीआई और राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके इस्तेमाल से आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो कहीं पर भी कह सकते हैं ना कि अन्याय होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल, है ना, न्यूनतम हो जाती है। तो आप ये जो अधिकार आप जानते हैं उसका उपयोग भी आप करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है जी। तो आप इस बारे में सोचिए और जाइए और अपने अधिकार जो आपको दिए गए हैं उसका आप उपयोग कीजिए। और श्रोता पता है क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? समझ गई बुआ जी, उनको गीत सुना दिया जाए। हाँ, तो उनका भी तो अधिकार है। अभी लगा के आरटीआई पूछने वाले थे कि पूनम बौरिया जो है कौन सा गीत सुनवाने वाली है, तो भैया सुना दो। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस-पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। हाजिर हो गया भैया। हमारे साथी कह रहे हैं हाँ। कि जल्दी जल्दी रेसिपी बताइए, बहुत भूख लग रही है। क्या किया ऐसा जाए? है क्या? हाँ, लेकिन कुछ भाई हाँ। देखो, भूख तो हमें भी लग रही है। हाँ। किस बात की? कि संदेश जो आए हैं वो पहले बांच लिए जाए, देख लिया जाए क्या क्या लोग लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं ना। बुआ, मैं वही कहने जा रही थी बुआ जी की जो अभी हम बात कर रहे थे सूचना की, तो उससे संबंधित कुछ हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। वो लिखते हैं कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाज के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। और कुछ ऐसी ही जानकारी साझा करते हुए साथी लिखते हैं कि 2015 में नामित किया गया यूनेस्को द्वारा और पहली बार 28 सितंबर 2016 को मनाया गया और बाद में इसे 15 अक्टूबर 2019 को 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषित किया गया था। तो जानकारी बहुत सारी दे रहे हैं सब लोग, है ना? बिल्कुल। और इन्होंने ये सब भी लिखा है कि सूचना का सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है सभी को जानकारी ढूंढने, पाने और प्रोवाइड करने का हक है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। तो यही सब बातें इन्होंने सबने साझा की है। एक बहुत बड़ी अच्छी सी जो पंक्ति है, सुभाषित कह सकते हैं, साझा किया है हमारी एक साथी ने। सर्वस्व में राष्ट्र कम, ऐसे दिव्य विचार वाले स्वाधीनता के यज्ञ में अपने जीवन को आहूत करने वाले महान क्रांतिकारी हुतात्मा शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती पर भावपूर्ण नमन। तो बहुत ये जो पंक्तियां बहुत सारी ऐसी बात करके भेजी उन्होंने। और देखो ऐसा है कि केवल यही बात नहीं है, हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि भाई दोनों को नमस्कार लिखा है। इन्होंने लिखा है कि नवरात्रि के तृतीय दिवस की शुभकामनाएं, जय माँ चंद्रघंटा देवी। आगे बहुत मजेदार बात है, लिख रहे हैं सभी विषयों के साथ साथ सूचना की सार्वभौमिक पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात होनी है। उपवास ध्यान रखने की बात जरूर सुनेंगे, लेकिन मन भावन गीतों का उपवास मत करवाना। तो भाई मन्नो बहुरिया, तुमने पहले पढ़ लिया था क्या ये वाला संदेश? नहीं बुआ, पहली बार सुना है हमने आपसे। लेकिन हाँ, ये है भाई, हम ये बोलेंगे कि बिल्कुल हम आपके जो गीत हैं आप तक पहुंचेंगे। पहुंच गए ना, अभी तो पहुंच गए ना, 2-3 बिल्कुल पहुंच गए। और एक अगला गीत सुनवाते हैं श्रोताओं को। नहीं देखो एक बात और लिख रहे हैं, लेकिन एक और ने कहा है कि दूसरे तरीके का उपवास जरूर करवाइए। इन्होंने लिखा है कि रेबीज दिवस वगैरह की जानकारी, ये सब तो लिखा है कि इंतजार है। इसके साथ लिखते हैं उपवास रखने में मोबाइल के उपवास का महत्व हो तो वो उपवास ज्यादा फायदा कारक हो सकता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने, बिल्कुल सही बात कही कि वाकई ये जो, खैर ये विषय अलग हो जाएगा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले व्यंजन बता दे बुआ कि पहले उपवास। अब पता नहीं हमारे साथी क्या चाह रहे हैं, चलो गाना सुना दो।
बिटिया। हाँ, जैसे सब समझ गया। पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना, चाहे कुछ कर ले हो, चाहे कुछ कर ले ज़माना, चाहे कुछ कर ले ज़माना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. रुम्बा? ये रुम्बा रुम्बा क्या है? कितनी जुबानें बोले लोग हम जोड़े, कितनी जुबानें बोले लोग हम जोड़े, दुनिया में प्यार की एक है बोली, बोले जो शमा हो, बोले जो शमा परवाना, बोले जो शमा परवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற. क्या? तुम तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। बुआ जी, ये जो फिल्म थी एक दूजे के लिए, इसके लिए आवाज थी लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की। क्या बात तो है। ये जो मधुर आवाज हमने सुनी ना, ये स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, तो आज उनका जन्मदिन है। और हमने मतलब पिछले साल ही कह दें क्या, बल्कि इसी वर्ष खो दिया उनके इस नश्वर शरीर को कह सकते हैं। हालांकि चूंकि गीत और संगीत के माध्यम से वो हमारे बीच में अभी हम उन्हें याद कर रहे हैं और जन जन के दिलों तक पहुंची हैं वो, है ना। हाँ। इतना मीठा स्वर और उतनी ही गायकी गजब के। बिल्कुल। तो ऐसी जो स्वर कोकिला जो लता जी हैं, उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, हमारे विविध भारती की तरफ से जी। तो आगे चले। हाँ, हम आज अभी और भी गीत सुनेंगे। भाई भावुक होने का समय तो है जरूर, लेकिन अभी हम लता जी के और भी गीत सुनेंगे गाए हुए। और जैसे कि हमने वायदा किया कि भाई उपवास के बहुत सारे व्यंजन बताएंगे, तो व्यंजन बताएंगे, पहले ये बता दें कि क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या नहीं करना। अच्छा, मतलब पहले खिला देंगे फिर बताएंगे कि पहले क्या ध्यान रखना चाहिए था आपको। तो हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है। सामग्री है सिंघाड़े का आटा, कच्चे आलू धोकर मोटे किसे हुए कद्दूकस कर लें उसे, कच्चे आलू धोकर गोल गोल पतले चिप्स की तरह भी काट लें, उबले हुए आलू छीलकर मैश करें, हरी चटनी, ये सब इन्होंने लिखा है। सामग्री मतलब इनका है कि अपनी सदस्य संख्या के अनुसार लें, है ना। हरी मिर्च, कटी हुई जीरा पाउडर, कटी हुई धनिया पत्ती, करी पत्ता, सेंधा नमक, शक्कर, भीगी हुई मूंगफली, भीगे साबुदाना, ये सब चीजें इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने लिखा है किसे आलू में नमक, धनिया पत्ती और हरी मिर्च और सिंघाड़े का आटा मिला लें और गाढ़ा पकौड़ा का पेस्ट बना लें। फिर गरम तेल या जो घी लेना है आप ले लें और उसमें सुनहरा होने तक तलकर निकाल लें,
है ना। और फिर गर्मा गर्म लच्छे तैयार हो जाएंगे। फिर भजिया की अगर बात करें तो सिंघाड़े के आटे में पानी मिलाकर घोल बना लें, नमक मिला लें और उसी गर्म तेल में गोल गोल कटे हुए आलू से आलू की भजिया बना लें, यानी कि आटे को लपेट लें उसमें जो उसका आपने पेस्ट तैयार किया है। और ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि जीरा, करी पत्ता, हरी मिर्च तड़का लेकर मैश किया हुआ आलू डाल लें। अब भाई ये सब चीज़ें अलग अलग डालनी है, ध्यान से सुन लो, तुम बता रहे हैं मन्नू भौरिया, ऐसा ना करना कि सब एक संग बना दो। तो इस तरह से आप ऊपर से काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हरी धनिया मिलाकर मसाला बना लें। सिंघाड़े आटे का भजिया वाले घोल में इस मसाले से आलू गुंडा बनाएं, यानी आलू का मसाला पहले बनाकर ठंडा कर गोल गोल गोली बना लें। और इसी तरह से ये भी लिखती हैं कि सिंघाड़े के आटे में दही मिलाकर ढोकला घोल बना लें, इस तरह से ढोकला बना सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो भैया बहुत ज़्यादा हो गया। अब बताओ, तुम तुरंत कह दोगी कि बुआ ये नहीं करना चाहिए, बुआ वो नहीं करना चाहिए। बुआ जी इन्होंने तो बहुत अच्छी रेसिपी लिखी है, मेरे को तो अभी से भूख लगने लगी। और ऐसा खाना खाएंगे तो उपवास उपवास है, का पता भी नहीं चलेगा। तो उपवास रखने से क्या फायदा, ये भी तो बात है ना। हाँ, ऐसे खाने से तो बिल्कुल। तो इसीलिए मैं एक व्यंजन बताती हूँ जो कि जिसमें आपका पेट भी भरेगा लेकिन अच्छा। इतना हैवी भी नहीं होगा, अच्छा। भारी नहीं लगेगा। इसमें क्या है कि केला और शहद की स्मूदी इसे कहते हैं। अच्छा। 5 खजूर ले लें, 5 काजू, 5 पिस्ता, 5 बादाम, 5 मखाने और 5 छुहारे, अच्छा। जो जिसे ड्राई खजूर बोलते हैं। हाँ हाँ। और 1 केला, थोड़ा सा शहद और दूध, कम से कम 1 गिलास। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसको ना गर्म पानी में भिगो के रख दें, कम से कम 10 से 15 या 20 मिनट ऐसा भिगो के रख दें। और बस मिक्सी में दूध डालिए और केला आप डाल दीजिए और ये सारे जो ड्राई फ्रूट भीगे हुए हैं वो डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए और बाद में शहद डाल दीजिए। लो तो बन तैयार। गया। हाँ, तैयार। क्या बात फटाफट है, तैयार हो जाएगा। इससे भी आसान हम बता दे रहे हैं। हाँ, बताइए। भीगी मूंगफली, साबूदाना दूध में पका लीजिए, फिर शक्कर और इलायची पाउडर मिला लो, खीर तैयार हो गई। अरे वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, हमने नहीं बताया, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। हाँ, तो भाई ऐसे ही व्यंजन होने चाहिए जो है ना? उपवास में ज्यादा मेहनत भी ना करने पड़े। और मतलब ऐसे लग रहा है जैसे जो बताया पहले पकौड़ी और ये सब, जैसे लग रहा है मतलब पता नहीं कितना भारी भारी बोझा उठाना पड़ रहा है, बोरा लादना पड़ रहा है इनको, मतलब आसान आसान सा हो। अरे खाना बताना कितना मुश्किल है, मिक्सी घर घर घुमा दो, 2 मिनट में तो सब चीज पिस जाती है। तो है ही बुआ, लेकिन फिर भी उपवास के समय ऐसा ओहो लगता है हो, ना बड़ी कि कमजोरी आ रही है ना। बिल्कुल। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं, वही तो हम बताने वाले थे बुआ, हाँ। कि अभी व्यंजन बता के हम यही बताने वाले थे कि भूखे पेट ना रहे उपवास अच्छा। में। हाँ बिल्कुल। अभी देखना, चलो गीत तुम सुनवाओ, देखो उसके बाद हम बताते हैं कि किस तरह से भूखे पेट रहे। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम, जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। मगर तुम लौट के आओगे, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम।
तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। तो कुछ याद है क्या क्या सिखाया था? हाँ बुआ, याद है। हाँ, देखो हमें पता चल रहा है तुम्हारे चेहरे से नहीं, कि थोड़ा याद तुम है। दाएं बाएं झांक रही हो। वैसे देखो हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि मतलब वैसे सुबह पढ़ा था कि लाइफ इज नॉट अ म्यूजिक प्लेयर टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स, इट इज रेडियो। यू मस्ट एडजस्ट योर सेल्फ फ्रिक्वेंसी ऑफ विविध भारती एंड एंजॉय वॉट एवर कम्स इन इट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई विविध भारती सुनिए, हर समय आपको मजा आएगा, बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। और उपवास में खास तौर से। हाँ। उपवास में कहते भी है ना कि जब काम करते रहो तो ध्यान बढ़ता है तो भूख नहीं लगती। मतलब सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने लिखा है कि मतलब ध्यान नहीं करना है खाने का, तब तो उपवास रखो, और अगर ध्यान जा रहा है खाने की तरफ तो तोड़ दो उपवास, है ना। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि बाजार में शकरकंद बहुत आए हैं, वैसे तो लोग इसे उबाल कर दूध के साथ लेते हैं, पर ऐसे ही भी कुछ लोग खाते हैं उपवास में नमक और काली मिर्च वगैरह लगाकर। लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई आप टिकिया इसकी बना लीजिए, फिर वही घी में तल लीजिए। अगर थोड़ी गीली लगती है तो थोड़ा कोटू का या सिंघाड़े के आटे में या अरारोट के आटे में सूखा लपेट लें, तो आप इसे तवे पर भी सेक सकती हैं। तो नमकीन के बाद एक मीठा बता दो। ठीक है, तो बुआ ये है सेब का खीर ना, सेब की खीर। तो क्या करना है कि सेब ले लीजिए और आधा कप शक्कर, किशमिश, बादाम भीगे हुए चाहिए, काजू, पिस्ता, इलायची पाउडर और 1 लीटर दूध, या आप चाहें तो आधा लीटर भी कर सकते हैं। दूध उबाल लें और दूध को क्या है अच्छी तरह के खौलाना है, औटा लें जिसको कहते हैं। हाँ। और सेब को छील कर कद्दूकस कर लें और गैस में एक कढ़ाई चढ़ा दें और ये जो कद्दूकस किया हुआ सेब है उसको उसमें डाल दें और इसको पकाते रहें। और इसमें थोड़ा सा जैसे कलर चेंज होगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये सेब जो है पक गया है। अब इसमें थोड़ी चीनी भी जो आपने ली है वो चीनी आप मिला दें और फिर पकाते रहें। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, जो दूध उबल गया है, जो अलग से औट गया है, उसमें ये जो सामान है सेब जो है चीनी के साथ उसको उसमें मिला दें और जो आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं उसको थोड़ा सा घी में हल्का सा तल के उसमें डाल दें। अच्छा, आपकी टेस्टी खीर तैयार हो गई। बहुत मेहनत लगी है ना। नहीं, है ना? मेहनत तो थोड़ी कम है इसमें, लेकिन है बहुत टेस्टी, है ना। लेकिन अभी तो कह रही थी कि बहुत आदमी थक जाता है उपवास में बनाने में, और जैसे लगे मतलब कितना कूटो पीसो चलाओ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो भाई देखो फटाफट बन गया। और देखो बहुत सारी, जैसे कि इन्होंने जैसे बताया था कि शकरकंद आ रहे हैं आजकल, तो उसको तो बस ऐसे ही आप उबाल लीजिए और फोड़ लीजिए, दूध में मिला लीजिए और शक्कर मिला लीजिए, खा लीजिए, है ना। तो इस तरह से है चीजों का, इस तरह से ख्याल रखें कि आपको ऊर्जा भी मिले और मतलब शक्ति भी मिले आपको। एक तो संतुष्टि जो होती है ना वो भी आपको मिलती रहे। तो इसके लिए थोड़ा धीरे धीरे खाइए, आराम आराम से खाइए, उपवास में जितना भी खा रहे हैं, और एक अपने मन को या दिमाग को एक फीड दे दीजिए कि आज हम उपवास हैं, थोड़ा संयमित होकर रहना है ना। बिल्कुल। ऐसे एक श्रोता ने लिखा है बुआ जी, क्या? ये लिखते हैं कि यूं तो उपवास कभी भी रखा जा सकता है, लेकिन यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो व्रत रखने से बचना चाहिए। उपवास के दौरान खाली पेट बहुत अधिक चाय या कॉफी जो है पीने से बचें। ऐसा करने से फायदे की जगह शरीर को नुकसान हो सकता है। यानी खाली पेट अगर चाय कॉफी लेंगे तो भाई नुकसान, तो ये बात तो एकदम सही है। एसिडिटी बढ़ सकती है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन आहार विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि उपवास के दौरान अनाज की कमी की पूर्ति करते हुए संतुलित भोजन लेना बहुत जरूरी है। अधिक तला भुना, मीठा या बिना नमक का खा लेने से जहां ब्लड प्रेशर में कमी, शुगर या वजन बढ़ने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो भाई ये ध्यान रखें कि ज्यादा घी में तली हुई चीजें ना खाएं। अच्छा, लेकिन हम भले ही बता दें, लेकिन आप ना खाना भाई। मेहनत भी कम लगेगी। बस ऐसे उसको कद्दूकस किया, थोड़ा सा दूध उठाया, बस हो गया। लेकिन आमतौर पर जैसे कि ये तो हम लोगों ने बताया कि क्या क्या ख्याल रखें, भूखे पेट न रहें, लेकिन जैसा आपका मन कहता है वैसा। कभी कभी क्या होता है कि इन्होंने वैसे लिखा है स्वास्थ्य की बात, लेकिन अक्सर अगर आपका पेट बिगड़ा है तो आप मतलब उपवास कर लें या कुछ न खाएं तो आपका जो है स्वास्थ्य जल्दी ठीक भी हो जाता है, पेट अगर जैसी समस्या है तो।
मतलब पाचन बिगड़ा है तो, है ना। कहते भी है ना बुआ कि उपवास हफ्ते में एक उपवास करना चाहिए, करना चाहिए। इससे इम्यूनिटी सिस्टम जो बोलते हैं हाँ, वो भी होता है, और जो शरीर की हमारी जो भी समस्या होती है वो अपने आप प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि अंदर से सब कुछ खुद ही सुव्यवस्थित कर लेता है। तो रखें, लेकिन फिर भी अगर खाना ही है तो फिर थोड़ी सी चीजें हम लोग बता दें, जैसे दही जरूर खा लें, हाँ, है ना। छाछ पी सकते हैं, नींबू का पानी पी सकते हैं, हाँ, ना, तो ये यानी कि पेय पदार्थ लेते रहें। और अगर आपको सादा पानी भी बहुत जरूरी पीते है। रहें, बिल्कुल। इससे क्या है कि आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, आप जो एसिडिटी जो खाली पेट हो सकती है उन चीजों से आप बच सकते हैं, बचेंगे ही बचेंगे। इसके संग संग जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि चीज खराब भी ना हो, थोड़ा सा बस ले जाना है, तो सूखा मेवा है उसको आप ले जा सकते हैं। तो कम खाया और आपको पूरी ताकत मिल गई, पौष्टिकता मिल गई और आपको तृप्ति भी मिल गई, है ना। और जैसे कि हमारे साथी लिख ही रहे हैं कि चाय कॉफी ना पिए, लेकिन भाई जूस आप पीते रहें जरूर, है ना। बिल्कुल। और बुआ ये भी है ना कि अगर जैसे आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या शुगर है, तो ऐसे में क्या है कि कई जो लोग होते हैं उपवास के दौरान सिर्फ मीठा खा के रह लेते हैं, नमक नहीं खाते, तो ऐसे में नमक जरूरी है। हाँ, मतलब एक तो वही हो गया ना कि अगर आपको जैसी बीमारी है उस हिसाब से अगर कोई चीज़ मना है तो उसे ना खाएं, और कुछ ही चीज़ को खाना ज़रूरी है तो उसका परहेज ना करें। आप ये ना सोचें कि बिल्कुल, इसको कह देते हैं ना कि फिर आप बिल्कुल अंधविश्वासी हो गए या रूढ़वादी हो गए, तो रूढ़ीवादी ना बने। और वैसे भी हमारे यहाँ तो बहुत सारी जगहों पर और सभी जगह कहा गया कि अगर आपकी शरीर नहीं गवाही देता है तो आप वो काम बिल्कुल ना करें, है ना। और दवाई खासकर जिनको जो बीमारी है तो कुछ खाकर वो दवाई जरूर लें जी, उसे ना ऐसा रोकें कि आज उपवास है तो हम दवाई नहीं लेंगे, ना। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उपवास मजे से गुजर जाएगा, है ना, बिना मेहनत के। तो एक गीत सुनवा दे बुआ। हाँ, अगर गीत सुनेंगे तो और मजे से गुजरेगा।
अब क्या कहोगी? बस आते जाते वक्त हो गया। हो गया? लो, हमें कहोगी, हमें लगा तुम कहोगी कि अब ये मत खाओ, ये मत खाओ, वो खाओ। नहीं, अभी हमारे श्रोता भी बहुत समझदार है बुआ जी, तो वो तो हाँ। समझेंगे ही कि भाई क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना तो भाई चाहिए। विदा लेते हैं, कार्यक्रम समाप्त करते हैं, तो स्वीकार कीजिए प्यारी बुआ, और मन्नो बहुरिया का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।